Today we are going to start our NMD CAT session and according to new syllabus of PMC, right? तो ये जितना भी हमारा सिलेबस चलेगा that will be according to the new syllabus, ठीक है? और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो हमने अभी जो यूनिट डिज़ाइन किया है वो है हमारा पहला यूनिट दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यू नो दैट्स बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 4। और आज चैप्टर नंबर 4 का हम अपना पहला लेक्चर जो है ना वो डिस्कस करेंगे एंड इट कोड्स फॉर B1 L1 दैट इज यूनिट नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ इट विल बी ऑल अबाउट न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट? सो लेट्स डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कुछ, राइट? अच्छा, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट स्टार्ट करते हैं एक MCQ से। तो MCQ देखिएगा कौन सा है, अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। सो द क्वेश्चन इज अ नॉन लिविंग substance that is produced by living substance। जी, इस ऑप्शन ए है आपके पास इसका, दैट इज साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी है आपके पास सेल वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास साइटोसोल। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर आपके ख्याल में क्या बनेगा जी? तो देखिए क्वेश्चन है, वो कहता है जी कि नॉन लिविंग एक सब्सटेंस है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग इनमें से क्या चीज है? दैट इज सेल वॉल है, राइट? तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला टॉपिक है दैट विल बी सेल वॉल। ठीक है जी, चलिए सेल वॉल से हम स्टार्ट करते हैं जी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 1, राइट? अब आपको पता है सेल वॉल जो है इसको अगर आप डिफाइन करें तो ये किस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट exterior to cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के ये बाहर होता है। यानी सपोज दैट आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, दिस वन इज अ सेल, और ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या चीज है? व्हाट इज दैट? यानी सपोज करें ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या चीज नजर आ रही है? व्हाट इज दैट? यस, दिस वन इज कॉल्ड एज सेल वॉल का नाम दिया जा रहा है। अंडरस्टैंड होगी बात जी? सो एक्सटर्नल टू सेल वॉल, आप देख रहे हैं एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन हम लिखा है, ठीक है? एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर मीन बाहर, किसके बाहर है भला? सेल मेम्ब्रेन के। सो सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी सेल के बाहर है, दैट इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो आपने देखा ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं सेल वॉल का नाम देते हैं, राइट? अब सेल वॉल अगर आप देखें तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेल वॉल, ठीक है जी, इज एब्सेंट इन डैश, आपके ख्याल में सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है जी? ऑप्शन ए है आपके पास यीस्ट, ऑप्शन बी है आपके पास इलियम सिपा, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास क्लोरेला, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास माइकोप्लाज्मा। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? तो अब देखिए इसमें से आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? डेफिनेटली इट विल बी माइकोप्लाज्मा, राइट? क्योंकि आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये वो बैक्टीरियम है जिसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है जी? तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर आप इसमें देखें तो फिर प्रेजेंस किस में है? तो इफ यू सी इट्स प्रेजेंस कि ये आपको कहां मिलेगी, किस किस में मिलेगी? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा दैट इज प्रेजेंट नंबर 1 प्लांट्स में, तो ऑब्वियसली लाजमी है,
ठीक है जी। देन आपने देखा जी फंजाई में भी मौजूद है, और डेफिनेटली नंबर 3 दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। अब आपको आइडिया है कि जो प्लांट है इसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जो फंजाई है इसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड द प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, जिसको आप म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है जी बात। तो ये सी से बनी होती है। तो आप देखिए ये इसकी प्रेजेंस को हम शो कर रहे हैं, राइट। सो प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ ये मौजूद होती है। और ऑब्वियसली इसकी सिक्रीशन कौन कर रहा है? इफ यू टॉक अबाउट द सिक्रीशन, कौन सिक्रीट कर रहा है? तो आपको पता है लिविंग पार्ट इसको सिक्रीट करता है, एंड दैट लिविंग जो सब्सटेंस है, ठीक है जी, वो क्या नाम इसको दिया जा रहा है वाला? दैट इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है जी। So this is secreted by protoplast, ठीक है जी, this is secreted by protoplast, and obviously what is a protoplast? The living substance। इसलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये किया था, what was the first question? A non-living substance। देखिए ना, सेल वॉल एक नॉन लिविंग चीज है, लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? यू नो दैट। अब इसमें आपने पढ़ा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, और ये जो आपने पढ़ा ये इसके अंदर क्या चीज़ है? व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली जी इसका साइटोप्लाज्म है, राइट। सो दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म, एंड ऑब्वियसली दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। और इन दोनों को अगर आप देखें तो कलेक्टिवली तौर पे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है इट्स अ कंबाइंड नेम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और यहां से मटेरियल निकलता है इस तरह बाहर की तरफ। आप देखें ये बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये क्या बन रहा होता है बोला? डेफिनेटली जी ये बन रहा है सेल वॉल। अंडरस्टैंड होगी बात जी। तो इसलिए हमने कहा कि ये नॉन लिविंग है एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सब्सटेंस, ठीक है जी। तो ये इसकी सिक्रीशन के अकॉर्डिंगली हमने बात की है। अब आपको आइडिया है कि इसकी जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है जी, लेयर्स। और लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम बात करें अगर, तो आप देखिए सपोज करें आपके पास एक सेल है, दिस वन, ठीक है जी, एंड सपोज दैट ये आपके पास है इस तरह करके, सपोज दैट सेकंड सेल, राइट। इसके बीच में अगर आप देखें इन दिस वे, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ जी। व्हाट इज दिस? याद रखिएगा ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मिडल लैमिला, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लैमिला, इसको हम बोलते हैं, राइट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए यहां पर कि द फर्स्ट लेयर, ठीक है जी, फर्स्ट लेयर, ठीक है जी, फॉर्म्ड बिटवीन नेबरिंग सेल्स, बिटवीन नेबरिंग सेल्स इन प्लांट्स, ठीक है जी, इज व्हाट? आपके ख्याल में क्या होती है जी? ऑप्शन ए है आपके पास, अगेन ऑप्शन बी है आपके पास जी मिडल लैमिला, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, प्राइमरी वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सेकेंडरी वॉल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्राइमरी एंड मिडल लैमिला। जी क्या इसका आंसर आएगा? व्हाट इज दैट? आपके ख्याल में पहली कौन सी लेयर है जो बनती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा वाला? मिडल लैमिला। बिटवीन व्हाट? नेबरिंग सेल्स की बात की जा रही है, ठीक है। यानी सपोज दैट ये आपस में नेबरिंग सेल्स हैं, ऑब्वियसली नेबरिंग सेल्स के बीच में ये पहली लेयर होती है जिसको नाम क्या दे रहे हैं बोला? मिडल लैमिला का नाम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा ये सबसे पहले बनने वाली है बिटवीन नेबरिंग सेल्स। अच्छा ये जो है याद रखिएगा इसके बाहर इन दिस वे, अब ये जो लेयर है दिस वन, अब ये सबसे पहले इसके वॉल में से ये बन रही है और इसको नाम हम दे रहे हैं, दिस वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल,
ठीक है जी। सो दिस वॉल इज नोन एज, ठीक है जी, प्राइमरी वॉल का नाम दे रहे हैं हम, राइट, प्राइमरी वॉल। और याद रखिएगा प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज अ ट्रू वॉल। दिस वन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू वॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू वॉल? क्योंकि याद रखिए वॉल में से अगर हम लेयर की बात करते हैं ना, लेयर की बात करते हैं, तो याद रखिए पहली लेयर मिडल लैमेला ही है, लेकिन बिटवीन नेबरिंग सेल्स। लेकिन अगर आप वॉल की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट वॉल, ठीक है, तो याद रखिए वॉल यानी सेकेंडरी और प्राइमरी में से ऑब्वियसली पहले कौन बनेगी वाला, प्राइमरी वॉल, एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, प्राइमरी वॉल यानी पहले बनने वाली वॉल, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू वॉल है, ये सबसे पहले बनने वाली, ठीक है, वॉल में से। अब आपको आइडिया है कि इसकी अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है जी, कंपोजिशन, तो कंपोजिशनली आपको आइडिया है कि ये बनी होती किस चीज से। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, राइट। सो सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज, और इसके अलावा पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है जी। तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑफ, ठीक है जी, फॉलोइंग लेयर इज, ठीक है, थिन एंड, ठीक है जी, फ्लेक्सिबल। ओके जी, ऑप्शन ए है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी, सेकेंडरी वॉल एंड, ठीक है जी, मिडल लैमेला। जी क्या इसका आंसर आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर? थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो याद रखिएगा इसमें जो थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो याद रखिए प्राइमरी जो सेल वॉल होती है दिस इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल येट, क्योंकि इससे थोड़ी सी मतलब इंक्रीज कर सकता है इन साइज, ठीक है। सेल जो होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेल जो है इट कैन इलोंगेट फर्दर, ठीक है। चलिए इससे रेलिवेंट आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके जी, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी, ठीक है जी, सेल वॉल, ठीक है जी, कैन स्ट्रेच बाय डैश। ऑप्शन ए है आपके पास इलास्टिसिटी, या फिर बी है आपके पास प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी है आपके पास रिवर्सिबली, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, प्लास्टिकली एंड रिवर्सिबली। जी व्हाट इज द राइट आंसर? अब इसका क्या राइट आंसर बन सकता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो स्ट्रेच कर सकती है, ठीक है, जैसे रबड़ को हम स्ट्रेच कर लेते हैं तो इट कैन आल्सो स्ट्रेच, लेकिन कैसे, हाउ? तो ऑब्वियसली याद रखिएगा इसका आंसर है प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक दफ़ा जो चीज़ जहाँ पर स्ट्रेच होगी वो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो इलास्टिसिटी होती है अगर हम उसको खींचें, अगर वो वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल शेप में, तो आपने पढ़ा होगा इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे स्ट्रेच हो रही है, बाय मीन्स ऑफ प्लास्टिसिटी से हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपने देखा ये प्राइमरी सेल वॉल से रेफरेंस है। अब ये जो याद रखिएगा ये जो मिडल लैमेला होता है, ठीक है, दिस वन इज अ स्टिकी मटेरियल, इट इज अ स्टिकी एंड अ जेल लाइक, ठीक है जी, इट्स अ जेल लाइक एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, याद रखिए पैक्टिन से बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो पैक्टिन से ये बनी होती है मिडल लैमेला, अंडरस्टैंड होगी बात जी? ओके, नेक्स्ट टू इनर सरफेस ऑफ दिस वन। अभी इसके अंदर की तरफ देखिएगा, यहां पर इसके अंदर ये दिस वन यानी प्राइमरी वॉल के अंदर ये एक वॉल बन रही है एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वॉल। इसको याद रखिएगा क्या नाम दिया जा रहा है,
दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सेकेंडरी वॉल का इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी, ये सेकेंडरी वॉल। और याद रखिएगा जो सेकेंडरी वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ, अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो आपको आइडिया है इसकी, इसमें दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है जी, वैक्स और क्यूटिन, ठीक है जी, इट इज क्यूटिन एज वेल एज लिग्निन, ठीक है जी, इसमें भी सेलुलोज होता है, ठीक है जी, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है जी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस सेकेंडरी वॉल, ठीक है, वैक्स है, सिलिका है, क्यूटिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है और सॉल्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, राइट। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि थिक एंड, ठीक है जी, हार्ड सेकेंडरी, ठीक है जी, सेल वॉल इज यूजुअली, ठीक है जी, फॉर्म्ड इन डैश सेल्स। आपके ख्याल में ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है जो काफ़ी थिक और मजबूत होती है, किस में यूजुअली तौर पे बनती है? यूजुअली, ठीक है, यूजुअली तौर पे किस में बनती है? यानी यू कैन से सभी प्लांट्स के सेल के अंदर यानी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती यूजुअली, मतलब ज़्यादातर जिन सेल्स के अंदर है वो कौन से सेल्स हैं? ऑप्शन ए है जी आपके पास कॉलन काइमेटस सेल्स, कॉलन काइमेटस, ठीक है जी, सेल्स। ऑप्शन बी आपके पास है जी पैरन काइमेटस सेल्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सक्लेरन काइमेटस सेल्स, सक्लेरन काइमेटस सेल्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास क्लोरन काइमेटस सेल्स, क्लोरन काइमेटस, ठीक है जी, सेल। जी व्हाट इज द राइट आंसर? तो आपके ख्याल में राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली जी जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज सक्लेरन काइमेटस सेल्स, ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सक्लेरन काइमेटस सेल्स जो होते हैं ना, वंस दे गेट मेच्योर दे बिकम डेड, और वो हार्ड और रिजिड बन जाते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर याद रखिएगा मोस्टली यूजुअली इसके अंदर सेल वॉल बनती है, ठीक है जी बात। तो आप देखिए सक्लेरन काइमेटस सेल्स में आ जाती है, ओके। और ये याद रखिए मजबूत एक वॉल होती है, हार्ड वॉल है, और जब ये बन जाती है तो याद रखिएगा फर्दर सेल ग्रो नहीं कर सकते, ओके बात जी। अब ओवरऑल इसके फंक्शंस क्या हैं, और आपको पता है इसका जो फंक्शन है, ठीक है जी, फंक्शन वो है इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, ठीक है जी, प्रोवाइड, ठीक है जी, डेफिनेट, ठीक है जी, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस इज नॉट अ बैरियर, ठीक है, दिस इज नॉट अ, ठीक है जी, बैरियर। व्हाई इट इज नॉट अ बैरियर? हालांकि ये भी तो एक वॉल है, याद रखिए इसीलिए से ये कोई इट्स नॉट अ बैरियर बिकॉज अगर आप इस लेयर की अरेंजमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह क्रिस क्रॉस फॉर्म के अंदर ये अरेंज होते हैं इन दिस वे, ठीक है जी, दे आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, राइट, इस तरह करके इनकी अरेंजमेंट होती है। सो दे आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं वाला? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का नाम दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ से पोर्स होते हैं जिसमें से आसानी से चीज़ें फ्लो होकर निकलती रहती है, एंटर होती रहती है, राइट। सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ बैरियर एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेन, ठीक है, इसलिए परमिएबिलिटी का वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल इज हार्डन्ड बाय डैश स्पेसिफिकली, ऑप्शन ए, देखिए ना इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसी से हार्ड होती है, ठीक है। जैसे एक दीवार है,
अब दीवार ज़्यादा किस चीज़ से मजबूत होती है? सीमेंट से होती है, पेंट से होती है, ठीक है, पानी लगाने से होती है, या किस चीज़ से होती है? तो इसका आंसर अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन 1 है आपके पास, ठीक है जी, क्यूटिन। ऑप्शन बी है आपके पास वैक्सी से, या फिर सी है आपके पास लिग्निन से, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, ठीक है, इनऑर्गेनिक जी। स्पेसिफिकली सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से हार्ड होती है? ठीक है, तो ऑब्वियसली जी इसका राइट आंसर आपके पास है लिग्निन। तो याद रखिएगा लिग्निन जो है एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है, दैट्स वाई ये लिग्निन इसको मजीद हार्ड करती है, ठीक है। और ये जो क्यूटिन है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा क्यूटिन तो पत्तों की सरफेस के ऊपर भी होता है, वाटर बैरियर है। तो याद रखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल जो है दिस इज आल्सो अ वाटर बैरियर, ठीक है। वाटर जो है उसको यानी कि यूँ समझे उसको एस्केप होने से बचाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एमसीक्यूज बन सकता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे पास था जी सेल वॉल, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, सो द क्वेश्चन इज डैश, ठीक है जी, एक्ट्स एज a sea of lipids in which ठीक है जी प्रोटीन्स फ्लोट। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए इज अगेन है जी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास एग मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जी व्हाट इज द राइट आंसर? डैश एक्ट्स एज अ सी ऑफ लिपिड, यानी पूरा ऐसे जैसे कोई सी ऑफ लिपिड जिसमें फ्लोट कर रही हैं क्या चीज़ भला? प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास? तो राइट आंसर है जी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वाई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? हालांकि बाकी भी तो सही है। तो याद रखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसीलिए हमने ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स ऑल दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इंक्लूड ऑल दीज मेम्ब्रेन, यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन समझे एक बड़ी कैटेगरी हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जिसमें सारी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, दैट्स वाई हमने इसको ऑप्ट किया है, ठीक है। अगर इनमें से ये तीन ना होते, कोई और ऑप्शंस होते तो ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन ही आना था, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऐड है तो दैट्स वाई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, अब हम बात करते हैं जी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और हम इसको कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम कह सकते हैं जी प्लाज्मा लीमा, और इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है जी, मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, और यू कैन से सेल सरफेस, ठीक है जी, मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द नेम ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? इफ यू डिफाइन इट, अगर आप इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे भला? ऑब्वियसली आप इसको कहेंगे जी दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, इज आउटर मोस्ट, ठीक है जी, बाउंड्री इन एनिमल सेल्स, राइट, इन एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में, ऑब्वियसली प्लांट सेल में तो ये बाहर सेल वाला आ गया ना भाई। सो व्हाट अबाउट द एनिमल केस? ऑब्वियसली एनिमल्स में तो सारी की सारी जो बाउंड्री है बाहर की वो क्या है? वो तो सेल वॉल है सिर्फ, राइट, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। तो दैट्स वाई आप देखिए इस तरह, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो यही एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल, ठीक है जी, मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ व्हाट? एनिमल सेल्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाए कि ओके डैश
प्रोवाइड्स, ठीक है जी, मैकेनिकल फ्रेम, मैकेनिकल, ठीक है जी, फ्रेम इन विच एंजाइम्स, ठीक है, और प्रोटीन्स आर ओरिएंटेड, ठीक है जी, ओरिएंटेड। ऑप्शन ए है आपके पास अगेन सेल वॉल, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, सेल की मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, स्लाइम और यू कैन से कैप्सूल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ओके जी, या फिर यू कैन से इट्स अ मिडल लैमिला। जी, व्हाट इज द राइट आंसर नाउ? अब ख्याल में कौन है जो आपको मैकेनिकली फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है इन विच प्रोटीन्स आर एडजस्टेड? मैकेनिकली फ्रेम, ठीक है, फ्रेम समझते होंगे ना, फ्रेम जैसे आप अपनी कोई पिक्चर फ्रेम में लगा छोड़े, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो ये फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर एंजाइम्स या प्रोटीन्स लगी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको आइडिया है कि इस तरह लिपिड की लेयर होती है, उसमें प्रोटीन जगह जगह होती है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा वाला? यस, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है जी बात। सो दिस प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल फ्रेम इन विच एंजाइम्स और प्रोटीन्स आर ओरिएंटेड। सो दिस इज सेल की मेम्ब्रेन, इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ओके, साइटोप्लाज्म को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि साइटोप्लाज्म इज surrounded externally by obviously जी सेल मेम्ब्रेन, राइट। यानी साइटोप्लाज्म जो है ये एक्सटर्नली सराउंडेड बाय, यानी इस तरह देखें ना, ये एक सेल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आपको नजर आ रही है, सारे का सारा डेफिनेटली ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म ही है ना, दिस इज ऑल दैट साइटोप्लाज्म, राइट। दिस वन इज, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और obviously this is surrounded by what? This is surrounded by at this membrane, और obviously this membrane will be what? Definitely जी ये आपके पास, ठीक है जी, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को कैटेगराइज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है जी, इस तरह करके अगर आपसे क्वेश्चन है ये कि ऑल द सेल्स, ठीक, आर surrounded by a membrane, ठीक है जी, that serves as their dash boundary। आप ख्याल में कौन सी बाउंड्री जो है इसके तौर पे एक्ट कर रहा हो? तो ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल बाउंड्री है, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास एनाटॉमिकल बाउंड्री है, ठीक है जी। ऑप्शन सी है आपके पास स्ट्रक्चरल बाउंड्री है ओनली, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल ओनली, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास नॉट स्पेसिफाइड। जी, आपके पास इसका क्या आंसर है? जी, राइट। अब ख्याल में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी बाउंड्री है, हाउ दैट सर्व्स एज। तो याद रखिएगा जी, इसको हम इस तरह कहते हैं, ये है फिजियोलॉजिकल बाउंड्री, ठीक है। सो दिस वन इज अ फिजियोलॉजिकल बाउंड्री, क्योंकि ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल आपने पढ़ा होगा, जिसके कोई स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन ने प्रॉपरली फंक्शन करना है। इट्स नॉट ओनली अ स्ट्रक्चरल बाउंड्री, एनाटॉमिकल बाउंड्री, बट एक्चुअली इट सर्व्स एज व्हाट? इट्स अ फिजियोलॉजिकल बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओके जी, तो अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है जी, कंपोजिशन, तो याद रखिएगा कंपोजिशनली हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ, नंबर वन, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली प्रोटीन, नंबर टू, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, नंबर थ्री, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और याद रखिए जो प्रोटीन है ऑब्वियसली आपने पढ़ा 60 to 80% तक है, और ऑब्वियसली जो लिपिड्स हैं दैट इज 20 to 40%, और आपने पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट इज ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट,
ठीक है जी, 1% और इससे भी कम तकरीबन ये होती मौजूद है, राइट। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें गौर से तो प्रोटीन अगर आप 60% एज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली लिपर्ड्स विल बी 40% ताकि 100% कंप्लीट हो, सही। और अगर आप प्रोटीन को 80% कंसीडर करेंगे तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो लिपिड्स होंगे दैट विल बी 20%, ठीक है, ताकि 100% कंप्लीट हो। ओके बाजी, तो आपने देखा ये हमारे पास कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब आपको पता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स जो है ना वो रिप्रेजेंट किए गए थे। पहला आपने मॉडल पढ़ा था, इट्स कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हमने इसको कहा था, राइट। और ऑब्वियसली दूसरा जो है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम इसको कह रहे हैं, ठीक है जी बात। अब आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऐड की गई है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसी हम इसी को ही फोकस करेंगे, फ्लूइड, ठीक है जी, मोज़ेक मॉडल को ही हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक हो कि बात। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, याद रखिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दिया था जी 1972 में, ठीक है जी, दैट वाज सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है जी, सिंगर एंड निकोलसन, टू साइंटिस्ट वाज देयर इन 1972 दैट रिप्रेजेंट द मॉडल नोन एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया, सपोज करें ये मेम्ब्रेन है, यानी सपोज करें एक सेल है, ठीक है, इस सेल की मेम्ब्रेन को अगर आप इस तरह विजिबल करें इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपको ये इस तरह करके नजर आएगी इन दिस वे, ठीक है। यानी लिपिड की बायलेयर है, ये कहते हैं, इन्होंने कहा था जी इस तरह करके लिपिड्स की बायलेयर होती है, सो दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, लिपिड बायलेयर का नाम देते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें कहीं की अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड व्हाट, ये आपको इस तरह करके ये नजर आती है, दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये आपने पढ़ा, ये इसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो कि बात भी। सो लिपिड्स की बायलेयर जो है, ऑब्वियसली लिपिड की बायलेयर है, तो इसमें आपने पढ़ा ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स इन दिस वे, राइट, दिस वन, ऐसे करके, ठीक है। और ऑब्वियसली बीच में क्या है, प्रोटीन्स आपको नजर आ रही है। अभी याद रखिए जो प्रोटीन्स हैं ये आपको दो तरह से, इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं इसको, इंटेग्रल प्रोटीन्स, राइट। और इसको एक्सट्रिंसिक, ठीक है, या इसको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। इसकी यानी कि दो टाइप्स होती हैं। ये जो अंदर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, और अगर सपोज करें इस तरह आपको ये बाहर नजर आती है इन दिस वे, सपोज दैट दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का इसको नाम दिया जा रहा है। समझ आ गई आप लोगों को बात। तो आप देखिए इस तरह प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स ये दो तरह का हमने इसको डिफाइन किया है, कैटेगराइज किया है, राइट, मेम्ब्रेन के अंदर। अब अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच टाइप ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स, प्रोटीन और प्रोटीन्स इज आर, ठीक है जी, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, आपके ख्याल में किस तरह की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल ओनली, स्ट्रक्चरल ओनली। ऑप्शन बी है आपके पास इंजिमेटिक, ठीक है जी। ऑप्शन सी है आपके पास कैरियर, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी, ऑप्शन डी है आपके पास, चलिए ऑल ऑफ दिस, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर जी? यस एग्जैक्टली जी, इसका आंसर है आपके पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चरल ऑब्वियसली प्रोटीन भी इसके अंदर होती हैं, इंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी हैं, एंड डेफिनेटली कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा, अंडरस्टैंड। चलिए अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और किया जाए कि विच पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, आर एम्बेडेड
इन सेल मेम्ब्रेन, आपके ख्याल में कौन सा पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है? ऑप्शन ए आपके पास है जी हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, हाइड्रोफोबिक पार्ट। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास एम्फीपैथिक पार्ट, ठीक है जी, पैथिक पार्ट। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास हाइड्रोफिलिक भी है एंड हाइड्रोफोबिक, दोनों पार्ट ही हैं जी, हाइड्रोफोबिक जी। व्हाट इज द राइट आंसर? आपके ख्याल में क्या इसका राइट है? यानी ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन है, ये जो इसके अंदर है, ये कौन सा पार्ट आपके ख्याल में इसके अंदर है? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, एम्फीपैथिक है, ये कौन सा इसके अंदर है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपको आइडिया हो गया होगा, दैट इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। बिकॉज आपने पढ़ा ये जो टेल्स हैं, अगर आप एक फॉस्फोलिपिड को देखें, ऑब्वियसली मेम्ब्रेन है तो इस तरह करके, ये आपने पढ़ा होगा इस तरह करके, राइट। आपने पढ़ा ये इसका हेड है, ठीक है जी, और ऑब्वियसली इसका जो हेड है दैट इज ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है जी। और ऑब्वियसली ये जो टेल्स है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है। अंडरस्टैंड हो आप लोगों को बात? तो चूंकि टेल इसकी हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ऑब्वियसली इसका ये जो अंदर वाले हिस्सा है सारे का सारा, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसके अंदर ये वाली प्रोटीन्स पाई जाती हैं। चलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच टाइप ऑफ लिपर्ड्स, विच टाइप ऑफ, ठीक है जी, लिपर्ड, और यू कैन से लिपर्ड इज आर, ठीक है जी, फाउंड इन मेम्ब्रेन। तो आपके ख्याल में मेम्ब्रेन में कौन से लिपर्ड पाई जाती है? ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड्स ओनली, फॉस्फोलिपिड्स ओनली। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास स्फिंगोलिपिड्स एंड, ठीक है जी, ग्लाइकोलिपिड्स। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास है जी, अगेन आपके पास ऑल ऑफ दिस, राइट। क्या इसका आंसर बनेगा जी? आपके ख्याल में मेम्ब्रेन में, इन दिस मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं जी? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर। याद रखिए सारे के सारे किसी न किसी सेल की मेम्ब्रेन में आपको ये मौजूद नजर आएंगे, ठीक होगी बात जी। तो हमारे पास ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंगली ये सपोज करिए कि आपके पास सेल इस तरह है, तो यूँ सेल आपको यूँ नज़र आएगा इन दिस वे, ठीक है। तो इन दिस वे आपको ये लिपिड्स की बायलेयर नज़र आएंगी, इन दिस वे ये आप देखिएगा लिपिड्स की आपको बायलेयर नज़र आ रही है, ऑल दैट, ठीक है जी, इस तरह करके। सो इन दिस वे ये आपको सारी की सारी मेम्ब्रेन नज़र आएगी। इफ़ यू सी इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये इसके ऑब्वियसली कौन से लिपिड्स हैं बोला? डेफिनेटली ये फॉस्फोलिपिड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस वे। और ऑब्वियसली बीच में क्या आपको नज़र आ रही है बोला? डेफिनेटली बीच में जो प्रोटीन्स होंगी। सो दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, राइट। ये आप देख रहे हैं इस तरह करके आपको डिफरेंट तरह की बीच में प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, राइट। ये इसको नाम क्या दिया जा रहा है बोला? दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक। ओवरऑल आपको सेल इस तरह करके विजिबल नज़र होगा। और ये ऑब्वियसली ये कौन सी प्रोटीन हमने बनाई है? दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक, ठीक है जी, ये प्रोटीन्स हैं आपके पास, राइट, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। और ऑब्वियसली बाहर जो होंगी वो कौन सी होंगी बोला? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यानी इस तरह देखिएगा, अगर ये सपोज दैट इन दिस वे ये जो प्रोटीन्स है दीज आर नोन एज, ठीक है जी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, जिसको अभी हमने कहा पेरिफेरल प्रोटीन्स में है। सही होगी बात भी। अच्छा कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें तो कहीं कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट भी साथ में इस तरह यूँ जो है ना अटैच फॉर्म के अंदर नजर आएंगे इस तरह, राइट, इन दिस वे। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी, दीज आर इन द अटैच फॉर्म, राइट, इस तरह करके
ये आपको ऐसे करके कार्बोहाइड्रेट्स भी नजर आएंगे। सो व्हाट इज दैट, ये क्या बना रहे हैं भला? या तो ये बनाएंगे जी ग्लाइकोलिपिड्स, अगर ये आप देखें लिपिड के साथ अटैच्ड है तो, ठीक है, नो डाउट। ये क्या है, अभी हमने कहा ये है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। और याद रखिएगा मेम्ब्रेन में जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो मोस्टली दे आर ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल में। और अवश्य अगर ये लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्या बन जाएगा बोला, ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। और अगर ये प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, सपोज दैट इन दिस वे, इस तरह करके ये अटैच्ड है, ठीक है जी, इन दिस वे, ठीक है जी, इन दिस वे, तो इसको नाम हम क्या देंगे बोला, डेफिनेटली दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देंगे। ठीक हो गया बात जी। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स इफ दे आर अटैच्ड विद द प्रोटीन्स। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह करके आपको ओवरऑल एक सेल की जो है ना वो स्ट्रक्चर नजर आती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज, विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स एज, ठीक है जी, सेल सरफेस मार्कर, सेल सरफेस मार्कर। आप ख्याल में कौन सी चीजें सेल सरफेस मार्कर के तौर पर यूज होंगे? ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है जी, ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शन बी आपके पास है जी ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास ओनली प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, या फिर डी है आपके पास A+B यानी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। जी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि इसका आंसर हमारे पास बनेगा जी डेल्टा, राइट। यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, याद रखिएगा, दे एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर्स। आई मीन सेल को आइडेंटिफाई करने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। जैसे घरों के बाय नंबर प्लेट लगी होती है ना, उससे पता चला जैसे ये फलां का घर है, ठीक है। उसी तरह सेल के ऊपर ये जो पर्टिकुलर ये वाली चीजें हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इससे सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है। इट्स एज अ मार्कर, मार्क करने वाली चीज़। सही होगी बात भी। तो हमने देखा इस तरह ये लिपिड्स की हमारे पास मेम्ब्रेन की जो ना ओवरऑल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे जगह जगह पर आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी, इसके बीच में आपको जगह जगह जो चीज़ नज़र आ रही है इन दिस वे, ठीक है, वो आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी दिस वन, इस तरह। ये क्या है, व्हाट इज दैट? डेफिनेटली दैट इज नोन एज कोलेस्टेरोल, ठीक है जी, इट्स कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, प्रोवाइड्स इट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, जी, ऑप्शन ए है आपके ख्याल में कौन सी चीज़ है जो उसको स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए है आपके पास कोलेस्टेरोल, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन सी है आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? तो यार डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा वाला, डेफिनेटली याद रखिएगा कोलेस्ट्रोल इसको ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर स्ट्रक्चर ये कोलेस्ट्रोल अगर याद रखें ये मेम्ब्रेन में ना होता तो माइट पॉसिबल कि मेम्ब्रेन जो है इसकी फ्लूइडिटी इतनी बढ़ जाती कि ये फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते, ठीक है। तो आप देखें ना, वर्ड आ रहा है फ्लूइड मोज़ेक। तो आप कहते हैं इसमें जो फ्लूइड का वर्ड है वो किसके लिए वर्ड है भला? फ्लूइड इज अ वर्ड फॉर लिपिड्स, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर जनरली आप बोलेंगे तो इसमें आप प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, यानी लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। और जो मोज़ेक का वर्ड है ये स्पेसिफिकली और जनरली ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के लिए वर्ड है। बात समझ आई? तो अगर आपसे यही क्वेश्चन कर लिया था कि मोज़ेक वर्ड इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंडिकेट्स व्हाट, तो ये प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर फ्लूइड का वर्ड किया जाए तो ये लिपिड्स के लिए स्पेसिफिकली और जनरली तौर पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बोथ ऑफ दीज, ठीक है।
अब आपने पढ़ा इसके कुछ हमारे पास फंक्शंस भी हैं मेम्ब्रेन के, और वो फंक्शंस क्या क्या हैं। डेफिनेटली इसके जो फंक्शन है आपने पढ़ा, इसमें से कुछ चीज़ें, इट्स एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट, इट्स एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यू कैन से डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, डिफरेंशियली परमिएबल, ठीक है जी, मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया बात जी, डिफरेंशियल परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल इसको नाम दिया जा रहा है। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, क्योंकि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने में, सही, और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, यानी सपोज कीजिए अगेन आपके पास ये एक सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो कौन सी चीज़ें पास होके आ जाएंगी, डेफिनेटली आप देखिए इसके अंदर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर, ठीक है जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से आसानी से पास होकर अंदर आ सकते हैं, राइट। और क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जी, ठीक है, दे कैन आल्सो क्रॉस वेरी इजीली। क्या चीज़ पास नहीं हो सकते, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी सपोज दैट दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, सो दे कैन नॉट पास थ्रू इजीली, एंड ऑब्वियसली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, चार्ज आइंस लाइक सोडियम है, ठीक है, लाइक पोटाशियम आयन, दे कैन नॉट पास वेरी इजीली, एज यू नो दैट इनके लिए फिर सोडियम पोटाशियम गेट्स, आयंस के पंप्स, आयन के कैरियर्स मौजूद होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इनको पास करने के लिए कोई कैरियर चाहिए, कोई चैनल चाहिए, कोई पंप्स चाहिए, ठीक है, जो इसको यहाँ से क्रॉस करके में हेल्प करे। तो यहाँ पर इनके कोरेस्पॉन्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा यहाँ पर होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो गया बोला, ठीक है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा पहला इसका काम क्या बन गया बोला, ट्रांसपोर्ट का है। तो किस किस में ये हेल्प आउट कर रहे हैं आपको, तो देखिए ज़रा मैं इसको, अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें तो इसने हेल्प की जी ट्रांसपोर्ट में, और ट्रांसपोर्ट में क्या आ रहा है बोला, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में आपने पढ़ा क्या क्या चीजें हो सकती है बोला, इट कैन बी डिफ्यूजन, ठीक है जी, इट कैन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, और इट कैन बी व्हाट, ऑब्वियसली इट कैन बी ऑस्मोसिस एज वेल, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। और एक आपने पढ़ा, ठीक है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या यूज होगा बोला, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक होगी बात जी, एटीपी इसमें यूज हो जाएगा। फिर आपने एक और भी इसका फंक्शन पढ़ा था, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड, साइटो फॉरवर्ड सेल के लिए, ओसिस क्या कहते हैं, प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल कुछ अंदर लेगा। यानी देखिए सपोज एक सेल है और ये कोई सब्सटेंस आया, तो ये कैसे इसको इनटेक करेगा, आपने देखा इसकी मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह अंदर की तरफ यूँ आ जाती है, ऐसे ऐसे करके, राइट। और ये जो पार्टिकल है दिस वन, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ये इसके अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ फूड वैक्यूल, ठीक है। सो इन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम कहते हैं इन फोल्डिंग इन द, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी वैक्यूल। अब देखिए ये वैक्यूल की शेप के अंदर इससे अंदर की तरफ आया, राइट। सो वैक्यूल सा बन गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बोला, ये ऐसे करके फ्यूज हो जाएगा, राइट। और यहाँ से ये चीज़ सेपरेट हो गई इन दिस वे, ठीक है जी, और यहाँ से ये पार्ट अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, दिस वे, ऐसे करके। तो ये ऑब्वियसली इसको ये चीज़ लेकर आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, तो वो क्या होगा बोला, अगर तो सपोज करें आपके पास के दो ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, या तो ये सॉलिड हो सकती है या ये लिक्विड हो सकती है। अगर तो ये सॉलिड है तो आपने पढ़ा इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज फैगो, ठीक है जी, साइटोसिस। और अगर तो ये लिक्विड है तो फिर आपने पढ़ा इसको पेपिनोसाइटोसिस। अंडरस्टैंड होगी बात। और फिर आपने पढ़ा इसका एक और काम भी है, वो है नर्व इम्पल्स, ठीक है जी, कंडक्शन के अंदर। इट आल्सो हेल्प्स इन द व्हाट, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है जी।
तो ये है कुछ मेम्ब्रेन के फंक्शंस वगैरह, ठीक है जी, और इससे रेलिवेंट कुछ हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और इसके स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है साइटोप्लाज्म। और अब साइटोप्लाज्म को अगर आप डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट्स अ जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑब्वियसली जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको बोल रहे हैं। यानी सपोज करें हमारे पास एक सेल है ये वाला, राइट, ऑब्वियसली ये इसकी क्या है, आपने पढ़ा दिस इज डेफिनेटली इट्स, ये सेल की मेम्ब्रेन है और डेफिनेटली इसके अंदर आपको क्या चीज नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट, ये ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियर, ये मेम्ब्रेन आ गई इसकी। ऑब्वियसली बीच में क्या है, ये एक जेली लाइक मटेरियल है, इट्स नॉट ऑल लिक्विड टाइप, ठीक है, इट्स अ जिलेटिनस मटेरियल इसको हम बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म का नाम दिया जा रहा है इसको, ठीक है बात जी। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि जी सीट ऑफ ऑल बायोसिंथेटिक एंड बायोएनर्जेटिक्स फंक्शंस इज व्हाट, आपके ख्याल में इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास साइटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास प्रोटोप्लाज्म, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास प्रोटोप्लास्ट, या फिर डी है आपके पास साइटोसोल। जी व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखिएगा ऑब्वियसली हम मेजरली तौर पे अभी जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। सो इट्स अ सीट ऑफ ऑल दैट बायोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक एंड बायोएनर्जेटिक्स फंक्शन, यानी ऑल दैट फंक्शन आपको आइडिया है कि चाहे वो बायोसिंथेटिक फंक्शन हो, बायोएनर्जेटिक्स फंक्शन हो, ठीक है, ऑल दैट फंक्शंस वो किधर हो रहे हैं हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास इसका राइट आंसर साइटोप्लाज्म है। अब आपने पढ़ा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बोला कंपोनेंट्स, तो डेफिनेटली जी जिसको कंपोनेंट्स उसको हम कहते हैं एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है जी, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ग्राउंड सब्सटेंसेस कौन बनाता है जी, ग्राउंड सब्सटेंसेस, ग्राउंड, ठीक है जी, सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय डैश। ऑप्शन ये है अगेन आपके पास है जी, आपके पास प्रोटोप्लाज्म, या फिर बी है आपके पास प्रोटोप्लास्ट, या फिर सी है आपके पास साइटोप्लाज्म, या फिर डी है आपके पास साइटोसोल। जी क्या इसका आंसर बनेगा? तो यस इट्स आंसर इज साइटोसोल। यानी ये जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस, वो कौन बनाता है वाला? साइटोसोल बना रहा होता है। व्हाट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस? याद रखिएगा ग्राउंड सब्सटेंस हम कहते हैं मतलब एक मोर और लेस होमोजेनस मैट्रिक्स है, ठीक है, होमोजेनस, मोर और लेस होमोजेनस मैट्रिक्स जिसमें स्पेसिफिक चीजें पड़ी होती हैं परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब आपको आइडिया है कि सेल का ये जो साइटोसोल पार्ट है, ठीक है, चलिए पहले ये देख लीजिए इसके अंदर और क्या क्या चीज़ में आपने पढ़ा, दो चीज़ें आती हैं, एक तो ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, और जो दूसरी चीज़ है ऑब्वियसली वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है और ऑब्वियसली जी स्टोर्ड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, स्टोर्ड मटेरियल। तो ये हमारे पास इस तरह एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस की फॉर्म है। अब आपने पढ़ा इसमें एक पार्ट है उसको अभी हम नाम दे रहे थे साइटोसोल। अभी मैं आपको दोबारा वो लफ्ज़ समझाता हूँ कि साइटोसोल क्या था। आपने पढ़ा ये सॉल्युबल पार्ट है, इट्स अ सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड ए सॉल्युबल पार्ट? आपने पढ़ा सॉल्युबल पार्ट इसको क्यों कहते हैं भला? ऑब्वियसली सॉल्युबल पार्ट हम ऐसे पार्ट को कहते हैं जो किसी चीज़ को सॉल्युबलाइज कर ले, अपने अंदर हल कर ले, ठीक है। तो ये कैसे हल कर सकता है भला? याद रखिएगा इट हैज़ 90% वाटर, इसके अंदर 90% वाटर होता है, दैट्स वाई इट कैन ईजी सॉल्युबलाइज, क्योंकि वाटर आपको पता है सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा,
ठीक है। अगर वाटर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है तो जो भी चीज़ आप हल करेंगे ओबीसी वो सोल्यूट है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 90% ये जो है इसके अंदर वाटर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए सॉल्युबल पार्ट। और अभी हम कह रहे थे साइटोसोल ये क्या बना रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, यानी इसी के अंदर ही इसका पार्ट ये साइटोप्लाज्म जो है, यानी सपोज दैट आपके पास ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी सारी ऑर्गेनेल्स आप एक साइड पे कर दें तो सपोज करें ये लिक्विड पार्ट है सारे का सारा, ठीक है जी, ये सारे का सारा लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर 90% वाटर ही है सारा। तो ये क्या बना रहा है वाला, दिस विल बी ऑब्वियसली साइटोसोल कहला रहा है, ठीक होगी बात। एंड दिस विल बी लेस और मोर होमोजेनस मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई हैं, एंड ईच ऑर्गेनेल ऑब्वियसली इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शन, ठीक है। अब चूंकि ये सॉल्युबल पार्ट है तो जो चीज़ इसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगी वो डेफिनेटली वो क्या बनाएगी भला, वो सॉल्यूशन बनाएगी। जैसे पानी आप लें उसके अंदर नमक डाल दें तो जो सॉल्ट है दैट विल बी अ सोल्यूट, पानी सॉल्वेंट क्या बन गया, सॉल्यूशन। उस तरह इसके पास पानी है, जो भी चीज़ आएगी या तो हल हो जाएगी या नहीं होगी। तो अगर तो हल होगी तो वो क्या बनाएगा वाला, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन या तो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है जी, या आपने पढ़ा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट, कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर। अब ट्रू जो सॉल्यूशन है याद रखिएगा इसमें अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन में अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसमें नॉट, ठीक है जी, मिक्स्ड, यहाँ पर अच्छी तरह चीज़ें मिक्स नहीं होती, ठीक है, उसके बाद। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन है याद रखिएगा इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, राइट, स्मॉल, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स और यू कैन से आइंस। लेकिन इसमें क्या आते हैं वाला, इसमें याद रखिएगा लार्ज, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स आते हैं। बात क्लियर हुई, सो लार्जर मॉलिक्यूल्स इज देयर जो कि इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आपने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन की भी फर्दर दो फॉर्म्स आ जाती हैं, इसकी फर्दर दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दी थी इसकी फॉर्म्स। और आपने पढ़ा एक तो सोल है और एक क्या आ रहा है वाला, जेल। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सोल कौन बनाता है और जेल किस तरह का होता है। आपने पढ़ा जेल जो है ये विस्कस नेचर का है, विस्कस, और ये नॉन विस्कस है, राइट। तो ये आपसे एमसीक्यूज किया जाए, विच वन इज विस्कस इन नेचर, विच वन इज नॉन विस्कस इन नेचर। और ये याद रखिएगा ये पेरिफेरल पार्ट पे होता है, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल, और ये इनर पार्ट ऑफ द सेल होता है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेल। यानी सपोज दैट ये सेल है तो आपको ये जो पेरिफेरी ये जो नजर आ रहा है ना सारा, दिस वन, ये सारे का सारा जेल नेचर का होता है, दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जेल। और ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ये अंदर वाला लिक्विड पार्ट, दिस वन, ये किस टाइप का होगा बोला, दैट विल बी अ सॉल्वेंट, ठीक होगी बात जी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपसे इस तरह डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्वियसली फंक्शंस क्या है, ठीक है जी, व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। फिर हमने कहा इट्स अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी इधर हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। इट्स अ स्टोर हाउस क्योंकि सारी चीजें इसी में पाई जा रही हैं, एंड ऑब्वियसली इट्स अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल दैट रिएक्शंस सारे इसी में ही हो रहे होते हैं, राइट। जिसकी एक एग्जांपल आपने पढ़ी है वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसमें हो रही होती है। तो ये इसके फंक्शन में। फिर आपने पढ़ा इसमें इसकी एक्टिव मैस मूवमेंट भी होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ, ठीक है जी, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कह लें या साइटोसोल कह लें, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, इज डैश। ऑप्शन ए है आपके पास साइक्लोसिस, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, स्ट्रीमिंग, ऑप्शन सी है आपके पास पेरिस्टालसिस, या फिर डी है आपके पास, चलिए जी, नन ऑफ दिस कर लीजिए इसको, राइट। क्या इसका आंसर बनेगा, तो डेफिनेटली जी इसका आंसर हमारे पास है साइक्लोसिस, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग बेसिकली मूवमेंट को ही कहते हैं, यानी उसकी जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरह की है, दैट इज नोन एज अ साइक्लोसिस, ठीक है। तो याद रखें इसको हम नाम दे रहे हैं साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस याद रखें जो मूवमेंट है इट कैन बी क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऑब्वियसली ये तो लिक्विड पार्ट है ना अभी, दिस वे, तो ये इस तरह भी फ्लो कर सकता है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे करके फ्लो कर सकता है। सो लिक्विड पार्ट है, जेलेटरस सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर ये मूवमेंट हो रही होती है, ठीक हो कि बाजी। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म का था, इसमें हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी किया है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसमें अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस ओवर देयर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम अगर कोई भी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.